बेहद अहम आंकड़ा जो कि हर महीने आता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे बाजार में जो आप जैसे दर्शक हैं, निवेशक हैं, जो पैसे बचा बचा कर निवेश करते हैं अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए, उनका दमखम बढ़ रहा है, कैसे उनका निवेश जो है वो बाजार में बढ़ रहा है। तो एमपी का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि एसआईपी के जरिए जो निवेश हो रहा है वो एक बार फिर से जुलाई के मुकाबले अगस्त में रिकॉर्ड हाई पर है। 15,800 के ऊपर का निवेश हुआ है। इसके अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज में इक्विटी की अगर हम बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, डेट की बात करें, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो कहाँ कितना निवेश हो रहा है, कहाँ से कितना निवेश निकल रहा है, इस सब का हम एक जायजा लेते हैं, समझते हैं इन आंकड़ों को। मेरे साथ हेमंत रस्तोगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। वैसे तो हेमंत जी, ये आंकड़े हर महीने आते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल यही होगा कि अगर हर महीने आंकड़े आते हैं तो ऐसा क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताने की कोशिश ये है कि किस तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है, किस तरफ निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। और एक चीज जिसके लिए हमेशा से हम कहते आए हैं कि आपको अगर बाजार में निवेश करने को लेकर कोई भी दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है, एसआईपी का रास्ता अपनाना है। तो हेमंत जी, मैं आपके पास स्पेसिफिक सवाल लेकर आऊं उससे पहले मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इन आंकड़ों का ब्यौरा हमें दे रहे हैं। शरद, बताएं, जो ताजा आंकड़े आए हैं एमसी की तरफ से, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगस्त महीने के जो एसआईपी डेटा आए हैं और यहाँ पे जो नंबर्स देखने मिल रहे हैं वो जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे एसआईपी आई है। लगातार दूसरे महीने में जो है 15,000 करोड़ के मंथली इनफ्लोज आपको एसआईपी में देखने मिली है। ओवरऑल इनफ्लोज की बात करें वो भी पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इक्विटी इनफ्लोज की अगर बात करें तो वो अपने 5 मंथ के हाई लेवल्स पे देखने मिली है। लगभग 20,000 करोड़ का ये इनफ्लोज आया है। लेकिन अगर सेगमेंट्स की स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले मैं कहूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों सेगमेंट्स का जो है कंबाइंड बेसिस पे देखे तो 6,500 करोड़ से ऊपर का इनफ्लोज देखने मिला है और लगातार 7वें महीने इन दोनों सेगमेंट्स में एक अच्छी इनफ्लोज देखने आई है। स्मॉल कैप सेगमेंट की अगर बात करें फंड्स की तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 4,300 करोड़ का इनफ्लो आया है, यानी कि अपने जो मंथली रेट है उनकी वो एकदम हाई लेवल्स पे जो है देखने मिल रही है। हमने बात कर ली सेगमेंट इंडिसेस की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहता हूँ जहाँ पे आउटफ्लोज देखने मिली है वो है लार्ज कैप फंड। ये लगातार चौथे महीने जो है आउटफ्लोज देखने मिली है। हालांकि जो गिरावट है वो अब कम हो चुकी है। इसका मतलब आगे जाते हुए इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि फंड्स जो है लार्ज फंड्स की तरफ थोड़ी मूव कर सकते हैं जहाँ पे इनफ्लोज की बात है। इसके अलावा कुछ और सेगमेंट्स भी है जहाँ पे इनफ्लोज बढ़े हैं और यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिला है, वो इंक्लूड करते हैं फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और आर्बिट्राज फंड्स। शुक्रिया शरद, तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए आंकड़ों को लेकर। तो हेमंत जी, आपके पास आती हूँ। सबसे पहले एसआईपी का ये आंकड़ा क्या आपको चौंकाता है या आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पर है? नहीं कविता, बिल्कुल चौंकाता तो नहीं है, क्योंकि हम काफी समय से ट्रेंड देख रहे हैं। देखिए, बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था, एसआईपी के नंबर्स जो है थोड़े इरेटिक हुआ करते थे, बट पिछले कुछ साल में हमने देखा है जिस तरीके से इन्वेस्टर्स ने एसआईपी के द्वारा मेनली जो इक्विटी फंड है उनमें इन्वेस्ट किया है, मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और ये मुझे लगता है एक तरीके से एक मूवमेंट है कविता। अभी ये ऐसा नहीं है कि हमें मंथ ऑन मंथ, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है हम देखें कि किस तरीके से एसआईपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये आई थिंक काफी कंसिस्टेंट है और नंबर बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है एसआईपी वो भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्स है इन्वेस्टर्स का जो एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो वो दायरा बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि निवेशकों के लिए स्पेशली जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो और एक डिसिप्लिन तरीके से करते हो। देखिए, काफी समय तक इन्वेस्टर्स डरते थे इक्विटी फंड से क्योंकि वॉलेटिलिटी से डर लगता था उन्हें। जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि जो वॉलेटिलिटी है उसको आप टैकल ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने एडवांटेज के लिए उसको आप यूज करते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने से आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और जैसा मैंने कहा मेरे हिसाब से ये एक तरीके का मूवमेंट है और ये चलता रहेगा। तो आई थिंक जिस तरीके के हम हमेशा कहते थे कि हमारे देश में इक्विटी कल्ट आए, तो वो जो धीरे धीरे आ रहा है हमको दिख रहा है, उसमें डेफिनेटली एसआईपी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने पहले ये भी देखा है कि मार्केट में एफआई जब पैसा निकाल रहे थे तो जो डोमेस्टिक पैसा था उसका मेजर हिस्सा जो है वो एसआईपी के द्वारा आता है। उन्होंने मार्केट को भी संभाला है और आई थिंक अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी काफी डिसिप्लिन है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और मुझे लगता है ये चलता है।
जी, क्या ये इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने मिड और स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली देखी, क्योंकि अगर आप इनफ्लो देखिए मिड और स्मॉल कैप में हालांकि ज्यादा है, कहीं ना कहीं अगर हम पूरे इक्विटी बास्केट में देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा निवेश आया है, तो क्या ये एक अहम वजह नहीं हो सकती? नहीं, देखिए कभी तो इम्पोर्टेंट चीज ये देखिए, ये मूवमेंट हमने कुछ महीनों से देखी है, राइट। एसआईपी का जो ट्रेंड है वो काफी समय से ऐसा हम देखने को मिल रहा है, और ये अच्छी बात है कि अगर हमारे निवेशक ये देख पा रहे हैं कि जब मार्केट में जहां पे मूवमेंट है और वो थोड़ी सी एलोकेशन चेंज होती है, मेरा ये मानना भी है हमेशा कि जब हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एसेट एलोकेशन के मुकाबले में आपको रीबैलेंसिंग नहीं करना है, जो आपका जो एक्सपोजर है डिफरेंट सेगमेंट में वो भी करना है। हाँ, ये बात सही है, हमेशा ये डर लगा रहता है कि इन्वेस्टर जो है वो ऐसा ना करे कि बहुत ज्यादा पैसा अपने पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शन में वहां पे लगा दें, तो ये थोड़ा डर है। बट क्योंकि ये जो दोनों सेगमेंट है, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने का काफी अच्छा पोटेंशियल है, और जितने निवेशक इसमें एसआईपी के द्वारा आ रहे हैं, वो जो रिस्क रहता है वो भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो काफी हद तक कम होता है। और अच्छी बात है जब आप पोर्टफोलियो थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। ओनली थिंग इज आपको ये देखना है कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनली पैसा ना लगाए, बट आप चेंजेस करें तो डेफिनेटली उसका फायदा है। और हमने देखा भी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न मिले हैं, और मुझे लगता है ये ट्रेंड थोड़ा आगे भी चलेगा। ये बात सही है, कभी ऐसा लेवल आ सकता है कि आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको उसका मे भी इतना इम्पैक्ट नेगेटिव आपके पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ता। इनफैक्ट लॉन्ग रन में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एवरेजिंग का आपको फायदा हो। अगर हम ओवरऑल लार्ज कैप की भी बात करें तो यहाँ पर कुछ खास तब्दीली होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब जिस तरह से चाल थोड़ी सी बदली है, आपको लगता है कि लार्ज कैप में आने वाले महीनों में हमें ट्रेंड पिकअप होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि फिलहाल वो नंबर 10 के 10 है, हल्की इंप्रूवमेंट हालांकि। तो आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज समझना है हमें कि जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो मे बी हम प्योर लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें पिछले काफी समय से आई थिंक इन्वेस्टर्स को बताया भी गया था, उन्होंने समझा भी है कि एक तो जैसा आप पोर्टफोलियो में, जैसा मैंने कहा ना, सेगमेंट पर रीबैलेंसिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज्यादा है तो आप वहीं से कम करके आप जाएंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट एक और ट्रेंड जो अभी देखने को मिला है क्लियरली, कि जो लार्ज कैप में जो पार्टिसिपेशन है, मे बी वो डायरेक्टली लार्ज कैप फंड से नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरीज है और जहां पे हमने देखा है कि वहां पे इन्फ्लोज अभी भी पॉजिटिव है, जैसे फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप फंड को अगर आप एनालाइज करें तो 70-80% पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। उसी तरीके से मल्टी कैप के थ्रू, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए कभी कभी एलोकेशन करना मुश्किल है, लार्ज कैप, मिड और स्मॉल में उसको रीबैलेंसिंग करना मुश्किल है, तो वहां पे भी हमने देखा है कि पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और जितने भी आप मल्टी कैप देखें तो वहां पे थोड़ा बायस जो है लार्ज कैप में ही रहता है। आई थिंक ऐसा नहीं है कि वहां पार्टिसिपेशन कम हो गया, मुझे लगता है वो डिफरेंट कैटेगरीज से इन्वेस्टर जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर। ऐसे में डेट को लेकर कोई अनएक्सपेक्टेड आंकड़ा, या आपको लगता है कि इस महीने जो हमने इन्फ्लो आता हुआ देखा है वो इन लाइन थी ऑलमोस्ट? नहीं कविता, देखिए आप अगर हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर फंड्स की बात करें तो डेट फंड में वो उतना पैसा भी आता नहीं है। शॉर्ट टर्म पार्किंग के जो फंड है वहां पे आता है, बट अमूमन हमने देखा है कि जब भी जो कॉर्पोरेट मनी है, जब एडवांस टैक्स का समय आता है तो वहां पे आपको लिक्विड फंड में थोड़ी रिडक्शन देखने को मिलती है। तो आई थिंक वही ट्रेंड है, मुझे लगता है वही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा। बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि उसमें ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिसमें हमें कुछ ज्यादा वरी करने को। और राइट, तो चलिए यहाँ पर अच्छा रुझान इस बात को लेकर कि कैसे एक आम निवेशक छोटी छोटी रकम के जरिए ही सही, लेकिन बाजार में अब अपनी निवेश रणनीति बनाने को लेकर आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत ही है कि किस तरह से वित्त साक्षरता को लेकर लोग देश में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा और होती रहेगी, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बाद दर्शकों को शो में शामिल करेंगे, उनके सवालों के जवाब हम देंगे, साथ ही उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस नंबर पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, टैक्स को लेकर कोई निवेश में आपका पैच है, अपने सवाल आप हमें भेजें 9619873567। और इतना ही नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पर भी हमारे शोज देखें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालें, विस्तार से सवाल डालें, ताकि हमारे एक्सपर्ट के पास आपके निवेश को लेकर पूरी जानकारी हो और आपकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवा सकें। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस बाद दर्शकों के सवाल।
आपके साथ कविता थपलियाल, शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को शो में शामिल करते हैं। अभिनव कुमार मेरे पहले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिनव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कविता जी। कहाँ से बोल रहे हो आप? जी मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद आपने अपना सवाल हमें भेजा। मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। जब आप दूसरे चैनल में थी तब से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है और जितना भी मुझे नॉलेज है आपके शोज देख के ही हुआ है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के अभिनव, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप लगातार हमारी सलाह सुनते रहे और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की हो वो आपको आपके आर्थिक लक्ष्य की ओर लेकर जा रही हो। धन्यवाद। चलिए, तो जो डिटेल्स आपने मुझे दी है वो हमारे एक्सपर्ट के पास जो है वो पहुंच गई हैं, और आप पिछले 6 महीने से ICICI Pru का निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं। HDFC मिड कैप में, SBI स्मॉल कैप में, और ICICI Pru US ब्लू चिप भी आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, और आपको 1000 रुपए और निवेश करने हैं। और आपको अपना SIP बढ़ाने का भी आपका इरादा है 10% से, और जो आप FD से इंटरेस्ट ले रहे हैं लगभग 1.5 लाख, उसको भी जो है आप निवेश करना चाहते हैं। आपने ये 32 लाख रुपए जो है वो बैंक FD फिलहाल मौजूदा वैल्यू है ना इसकी? जी ठीक है। और ये 10 लाख का जो प्लॉट है वो आपने ले लिया है कि लेना बाकी है? ले लिया है जी। और ये जो FD का था मेरे पेरेंट्स के रिटायरमेंट का फंड था, तो इसलिए मैंने उसमें FD में पार करके रखा है। चलिए, घर भी है आपके पास, अपनी खुद की गाड़ी भी है। आप कह रहे हैं आपके पास अभी आगे के लिए कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो है वेल्थ क्रिएशन का। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने आप को फाइनेंशियल प्लानिंग के रास्ते पर अग्रसर रखा है, और जो अहम लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं लोगों के, घर खरीदना और अपने लिए गाड़ी खरीदना, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक टेकन केयर ऑफ है आपके मामले में। मेरे ख्याल से आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, राज्य सरकार में हैं आप, तो आपका पेंशन और आपकी रिटायरमेंट काफी हद तक सॉर्टेड है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से फंड्स के लिहाज से हमें सलाह लेनी चाहिए, और क्योंकि अभी आपकी उम्र, जैसे आपने हमें बताया है, 35 साल की है, हो सकता है आने वाले समय में आपके और भी आर्थिक लक्ष्य हो जिसको लेकर अभी फिलहाल आपके पास कोई प्लानिंग नहीं हो, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ हो जाए तो फिर शायद आपको एक प्लान लगे। उस पर भी बात करते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ। तो हेमंत जी, अभिनव ने काफी हद तक अपनी प्लानिंग की है, और अभी मौजूदा जो उनकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का स्टेटस है वो आपको कैसे लगता है? देखिए कविता, ये तो क्लियर है कि उन्होंने डेफिनेटली प्लानिंग की है, बट आई थिंक इनके फंड्स की बात करूं उससे पहले, जैसे उन्होंने कहा कि इनके अपने रिटायरमेंट के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि एक FD में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, NPS में कुछ आई थिंक 8,000 रुपीज पर मंथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, और एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया उन्होंने। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये तीनों चीज उनके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी, बट क्योंकि इनकी एज जो है अभी 35 ईयर्स है, तो आई थिंक रिटायरमेंट काफी दूर है। और अगर इनका इंटेंट ये है कि ये जो FD का पैसा है वो अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करे, तो मुझे लगता है वहां पर थोड़ा सा इनको रीथिंक करने की जरूरत है। उसका कारण ये है, एक तो रिटायरमेंट गोल ऐसा गोल है जहां पे हमें एक बड़ा कॉर्पस की जरूरत पड़ती है। दूसरा, क्योंकि इतना लंबा समय है, अगर आप 20-25 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि इनके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड भी है, तो ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट उस हिसाब से वो जो उसकी वैल्यू है डिपेंड करता है वो कहाँ पे है, किस तरह का प्लॉट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाइनेंशियल एसेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करे। तो FD एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डेफिनेटली उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे। उसका मतलब ये है कि जो ग्रॉस रिटर्न है माइनस इन्फ्लेशन माइनस आपके टैक्सेस जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहे। तो मुझे लगता है वो बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इनके पास समय है, और अगर इनका इंटेंट इस पैसे को अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करने का है, तो फिर डेफिनेटली उनको थोड़ा रीथिंक करने की जरूरत है। NPS एक अच्छी ऑप्शन है, उसमें ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके का एसेट मिक्स लिया है, बट वहां पे भी इनको याद रखना होगा कि 40% में आप इनको कंपल्सरी जो है एन्युटी लेनी पड़ेगी। लंबा समय है, थोड़ा सा रीथिंक कीजिए। मुझे लगता है इक्विटी में अगर थोड़ा ध्यान दें FD की बजाय, तो आपके रिटर्न कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अगर हम इनके फंड्स की बात करें, इनके पास 4 फंड्स हैं, चारों में ये 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा मिक्स है, एक इंडेक्स फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, और एक ऐसा फंड है जो US ब्लू चिप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन वो बिल्कुल सही है। 1,000 से जो SIP बढ़ाना चाहते हैं ये,
या तो डिपेंड करता है किस तरह का पोर्टफोलियो, या तो चाहे तो लार्ज एंड मिड दोनों में डिवाइड करें, या फिर मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग मिड कैप में अगर वो ऐड करें, मिड कैप फंड उनके पास अच्छा फंड है तो वो एक अच्छा रहेगा। दूसरा इन्होंने कहा जो एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है वो लॉन्ग टर्म में अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहें वो एक डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि तीनों सेगमेंट का इनके पास एक्सपोजर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंड ले लें तो तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर तो दे ही, लेकिन साथ में इनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो खुद से डिसीजन ना लेके फंड मैनेजर इनके ब्याह पे डिसीजन ले रीबैलेंसिंग करने का। तो मुझे लगता है एक मल्टी कैप फंड एक अच्छा रहेगा, उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को देख सकते हैं जो एफडी का इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए। अदरवाइज उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है फंड्स का वो सही है, उसी में पैसे आप बढ़ाते रहिए। बट जैसा मैंने कहा रिटायरमेंट के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा रीथिंक करने की जरूरत है, स्पेशली जो पैसा एफडी में लगा। राइट, तो अभिनव क्लियरली क्योंकि बहुत सारा पैसा एफडी में लगा हुआ है, मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हेमंत जी से आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने बताया कि मुझे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में करना चाहिए, मैं भी सोच रहा था, पर मैंने वो फंड इसलिए नहीं लिए अभी कि मुझे लग रहा था कि वो हमारे जो फंड्स हैं वो मतलब जो स्टॉक्स हैं ओवरलैप करेंगे, इसलिए मैं उसमें अभी तक नहीं किया था। और ये जो ये 4 फंड है इसमें मैं करीब 15-20 साल तक इनको देखूंगा भी नहीं, और जो करीब 1.5 या 2 लाख रुपए जो हमें उससे एफडी से ब्याज मिलता है उनको मैं सोच रहा हूँ लमसम या हर 6 महीने में उनको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डाल दें, तो क्या ये सही रहेगा? सही, ओवरलैपिंग का आपका कंसर्न बहुत सही है और इसीलिए मेरे ख्याल से हेमंत जी आपने ऐसे उनको फंड्स रेकमेंड किए हैं जहां पर शायद फंड मैनेजर्स ने एलोकेशंस अलग अलग कर रखे हों, क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक बोल रहे बिल्कुल सही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तीनों सेगमेंट में इनका एक्सपोजर है और जो मल्टी कैप फंड है वहां पे भी इनको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है और दूसरा जैसे मैंने कहा कि रीबैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट सेगमेंट्स में मार्केट के। तो क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा रीबैलेंसिंग करना मुश्किल है, टाइमिंग है, टैक्सेशन है। लेकिन जब फंड मैनेजर कर रहे हैं तो वो अपने आपके बिहाफ पे वो चेंजेस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ऐसा भी हो जहां पे ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर जो है अपने हिसाब से रीबैलेंसिंग करें, और एक ऐसा हिस्सा ऐसा है जो कंटिन्यूअसली आप अपने हिसाब से अपनी एलोकेशन मेंटेन करें। और इसीलिए मैंने आपको कहा। और जहां तक देखिए लार्ज कैप हम जानते हैं कि 100 कंपनीज हैं, मिड कैप में 150 कंपनीज हैं, लेकिन अगेन स्मॉल कैप का बड़ा यूनिवर्स है। तो डेफिनेटली दूसरा फंड होने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ 25% जाएगा, तो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो सकता है। बट मुझे लगता है कि वो जो रीबैलेंसिंग का जो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपके लिए लॉन्ग रन में काफी अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। मेरे अगले दर्शक एस कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड इवनिंग मैम, मैं खड़गपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा सर। 91,000 की आप SIP कर रहे हैं हर महीना, लगभग 24 फंड आपने पोर्टफोलियो में रखे हैं सर। ये पोर्टफोलियो क्या आप खुद मैनेज करते हैं? नहीं मैडम, ये क्यू एडवाइजर करता हूँ। एक्चुअली मैंने 2018 जुलाई से जुलाई 2018 से शुरू किया था 12,000 रुपए से SIP। अच्छा, लास्ट ईयर अगस्त में बढ़ा करके 46,000 कर दिया था। और अभी इसी साल अगस्त से पिछले महीने से मैंने इसको 91,000 किया है। अच्छा, तो मेरा ये था। कुमार साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि आपने निवेश बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। 2018 से आपने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, लेकिन क्या आपको ये सलाह दी गई थी कि अगर निवेश की राशि बढ़ रही है तो फंड्स भी बढ़ने चाहिए पोर्टफोलियो में? क्या आपको ये कहा गया था? नहीं, मैंने जो सारा कैलकुलेशन किया एडवाइजर के थ्रू, सारा 12% के आसपास किया है। और जो मैम मेरा जो टारगेट है वो मुझे 2 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए बेटे के हायर एजुकेशन के लिए, और 10 साल के बाद मुझे 60,000 पेंशन चाहिए फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर। तो ये फंड मेरे टारगेट अचीव कर पाएंगे या मुझे कुछ बढ़ाना है इसमें? नहीं, बढ़ाने की तो आवश्यकता नहीं है आप, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाइड है आपके पोर्टफोलियो में। आपके पूरे इस पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा फंड्स हैं, और ये आप कह रहे हैं आपके पास आर्थिक सलाहकार है, आप कह रहे हैं? जी हाँ मैडम।
वो आर्थिक सलाहकार से कभी आपने पूछा कि उन्होंने आपको 24 फंड्स क्यों बोले पोर्टफोलियो में रखने के लिए? क्या आपने ये सवाल किया उनसे? ये मैडम 2 डिफरेंट एडवाइजर हैं। एक के साथ मेरा 46 का साइकिल चल रहा है और दूसरे के साथ 45 का, जो लास्ट महीने से स्टार्ट तो हुआ। क्या आपने उन्हें एक दूसरे को बताया कि आपके पास कौन कौन से फंड्स हैं पोर्टफोलियो में? एक के साथ 46,000 है, एक के पास 45,000 का पोर्टफोलियो है आपका जो आप SIP कर रहे हैं। क्या उन दोनों को पता है कि कौन कौन से फंड्स हैं आपके पास दोनों पोर्टफोलियो में? जो नया वाला एडवाइजर है, जो लास्ट मंथ कनेक्ट हुए हैं, उनको सारा पता है प्रीवियस का। तो उन्होंने आपको कम करने के लिए नहीं कहा या निवेश रोकने की भी सलाह नहीं दी? नहीं, उन्होंने तो और बढ़ाने को बोला था। 1,15,000 बोला था, फिर बोला कि आप इसको स्टेप अप SIP करो, नेक्स्ट ईयर आप सिर्फ 10% बढ़ा देना। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा काम किया जो अपना सवाल हमें भेजा है, क्योंकि शायद आपको ये समझना बहुत जरूरी है कुमार साहब कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी गलती क्या है और आपके लक्ष्य हासिल होंगे नहीं होंगे वो तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपको पोर्टफोलियो छांटने की जरूरत है। और वो क्यों छांटने की जरूरत है हेमंत जी आपको बताएंगे। और ये बात समझिए कि ज्यादा फंड होंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा, ये लॉजिक कभी नहीं चलता है। हेमंत जी 24 फंड तमाम लक्ष्य पूरे करने के लिए 91,000 की SIP कर रहे हैं। मुझे बताइए हेमंत जी, अगर इनके पास एक कंसोलिडेटेड या एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो हो तो इतनी भारी राशि की जो ये SIP कर रहे हैं, क्या ये बेहतर तरीके से बाजार में नहीं निवेशित हुए होंगे? कविता, डेफिनेटली जैसा उन्होंने बताया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना SIP का रकम बढ़ाई है, जो मुझे लगता है वो काफी अच्छी बात है। और हमेशा हर निवेशक को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ाते रहें। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, नंबर ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें, 91,000 की SIP के बावजूद भी अगर आपके पास 20 से ज्यादा फंड है तो ऑब्वियसली जो हम हमेशा कहते हैं कि एक तरीके से वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, इसको डेफिनेटली कंसोलिडेट करने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतने ज्यादा फंड देते हैं, और जैसे मैंने कहा इनके पास 2 एडवाइजर्स हैं, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 फंड है जहाँ पे ओवरलैप है, मतलब सेम फंड शायद दोनों के पास है। बट अदरवाइज अगर हम देखें यूनिक जो फंड है वो 20 से ज्यादा फंड इनके पोर्टफोलियो में है। तो डेफिनेटली जब आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि ओवरलैपिंग तो होती ही है, साथ में हम देखते हैं कि शायद इतने नॉट सो फंड विच आर नॉट डूइंग सो वेल वो भी आपके पोर्टफोलियो में रह जाते हैं, मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली इनके केस में इनको कंसोलिडेट पोर्टफोलियो को करना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि 9 या 10 फंड, 8 या 9 फंड में भी उससे ज्यादा फंड की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास 91,000 की इन्वेस्टमेंट है करीब। तो 8 या 9 फंड रख सकते हैं अगर वो सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहे। तो डेफिनेटली फंड्स को कम करना है। मेरे हिसाब से मैं बता दूंगा आपको कि कौन से फंड मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में आप रखें, लेकिन उससे पहले मैं आपके गोल्स के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने कहा 2 गोल्स हैं इनके। 2 साल के बाद बेटे की एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए और 10 साल के बाद उनको 60,000 पर मंथ 15 साल के लिए चाहिए। पहले वो जो बड़ा गोल है उसकी बात करता हूँ। वहां पे अगर आपको 60,000 पर मंथ निकालना है, यानी आपको 7,20,000 रुपए की जरूरत है हर साल, तो एक ऐसा कॉर्पस आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो रेंज जो होगी 1.5 से 2 करोड़, ऑब्वियसली 2 करोड़ एक ऐसा एम रहेगा, एसेट बेस रहेगा उसके बेसिस के आप वहां से रेगुलर इनकम ले सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेटअप कीजिए। हर महीने को 5% आपके जो कॉर्पस का वो निकालिए, और उससे क्या होता है, एक तो रेगुलरली आपको पैसा मिलेगा, दूसरी आपके पैसे को फिर भी आगे से भी ग्रोथ मिलती रहेगी। तो अगर ये 91,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 10 साल तक, तो ये 2 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया। आई थिंक जो कॉर्पस आपको बनाना है वो डेफिनेटली आपको बन जाएगा। बेटे की एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए, जो भी आपने कॉर्पस जमा किया है, वो अगर आप 2 साल तक कंटिन्यू करें, उस पैसे को आप बेटे के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक जहां तक दोनों गोल्स को पूरा करने का सवाल है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा हमने पहले भी कहा, कविता ने भी आपको बताया कि पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है। मैं आपको फंड बताता हूं जो मेरे हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, निपन स्मॉल कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, कोटक टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और ICICI मल्टी एसेट फंड, SBI कॉन्ट्रा और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये ऐसे फंड्स हैं, मुझे लगता है जो तरीके की आपको एलोकेशन चाहिए डिफरेंट सेगमेंट पे वो मिलेगी, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल फिलोसफी मिलेगी आपको। कंसोलिडेशन कीजिए, मुझे लगता है
मॉनिटर करना आसान होगा, आपको रिटर्न थोड़े बेहतर मिलेंगे। पर जैसा मैंने कहा कि जहां तक गोल्स को पूरा करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रोवाइडेड आप अपना प्रोसेस ठीक तरीके से अगले 10 साल तक कंटिन्यू करें। तो कुमार साहब घबराइए नहीं, आपके 24 फंड को हेमंत जी बोल रहे हैं 8 से 9 फंड में आपको संशोधित करना होगा। HDFC का मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, टैक्स कोटक का टैक्स सेवर, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, SBI का कॉन्ट्रा फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ICICI प्रू मल्टी एसेट, ये आपको रेकमेंड किया जा रहा है क्योंकि अभी तक आपने जो 24 फंड के जरिए बाजार में पैसा लगाया था अक्रॉस मार्केट कैप्स, वो ही आपको 8-9 फंड्स के जरिए लगाने की सलाह दी जा रही है। अच्छा हेमंत जी, इनके बिहाफ पे एक सवाल मुझे ये पूछना है कि अभी जो इन्होंने फंड्स जोड़े हैं उनमें क्या ये SIP रोक दें या पैसे निकाल भी दें? नया निवेश तो करना ही होगा या जो फंड्स मौजूद है पोर्टफोलियो में उसमें तो ये बरकरार रखें, 8 से 9 नाम जो आपने दिए हैं, लेकिन जिनमें अब निवेश नहीं करना है उनमें से पैसे कब कब निकालें? SIP के जरिए है तो हर SIP को कम से कम 1 साल से ज्यादा देना पड़ेगा समय? कविता देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। हमने जैसे पहले कहा कि इनका जो गोल है, बड़ा जो गोल है वो 10 साल दूर है, यहाँ पे समय है इनके पास। और जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है ओवरऑल कंसोलिडेशन आपको करना चाहिए। इनको जो बेटे के एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जो करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की वो एलोकेट करें, तो अगर आप पूरे तरीके से पोर्टफोलियो को मुझे लगता है अगर रीबिल्ड करेंगे तो वो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा उनके लिए। और क्योंकि 2 साल का समय है बेटे को जब एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और ऐसा नहीं कि पूरा पैसा 1 ही साल में चाहिए, I'm sure इनको पैसे की जरूरत हुआ है 3 साल के या 3-4 साल के दौरान पड़ेगी, तो वो आप पैसा अलग कर दीजिए। जो लॉन्ग टर्म का जो पैसा इनका है, डेफिनेटली जब आप SIP बंद कर रहे हैं तो उन फंड से निकल के आप जिन फंड में SIP कर रहे हैं वो करें, क्योंकि पूरा प्रोसेस इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी मॉनिटरिंग आसान हो, मॉनिटरिंग ज्यादा कम्बलसम बहुत डिफिकल्ट ना हो, और आपके पास ऐसे फंड हो जितना लंबा समय आपको मिले कि वो एक बेहतर फंड हो, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप 24 के 24 फंड कंटिन्यू करेंगे, नया SIP 8 में करेंगे, तो फिर शायद उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना आप ओवरऑल पोर्टफोलियो का कंसोलिडेशन करेंगे, तब आपको फायदा। कुमार साहब आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ, क्या आपको सलाह समझ में आई है? सर आप को कुछ पूछना है हेमंत जी को, क्योंकि क्लियरली आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम बदलने की आपको सलाह दे रहे हैं। हालांकि आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके मुनाफे में कोई कमी नहीं होगी, इनफैक्ट आपको अब बेहतर मुनाफा मिलना, क्योंकि आप अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएंगे तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं हेमंत जी को? मैडम, इसमें एक सवाल था कि जो एग्जिस्टिंग SIP है जो पहले से मैं कर रहा हूँ 2018 से, अगर मैं उसको स्विच करता हूँ या SIP रोकता हूँ तो फिर एग्जिट लोड आएगा ना मेरे ऊपर? 1 साल से ज्यादा है ना आप उन तमाम फंड्स में? वही सवाल मैंने अभी पूछा था हेमंत जी से। हाँ, 1 साल से ज्यादा है। स्विच करने पर हेमंत जी इसका आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं ठीक से सुन नहीं सका। उन्होंने कहा शायद इनको एग्जिट लोड लगेगा। हाँ, स्विच करने पर पूछ रहे हैं एग्जिट लोड। हाँ देखिए, वो बात सही है कि अगर 1 साल के अंदर आप करते हैं तो होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, बट आप ये समझिए कि हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम क्या कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कॉस्ट हो सकती है यहाँ पे, पर उसका फायदा भी देखिए आप लॉन्ग रन में। ये ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपको जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जो आप जहां से आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, वो आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना और आगे 15 साल भी वो इन्वेस्ट रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आप निकालें, तो 25 साल की हम बात करें तो अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट लगेगी तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको प्रोसेस को डिले करने की जरूरत है। कुमार जी, 91,000 की SIP, आप बहुत अच्छी रकम की SIP कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। बस आपको एक सही दिशा की जरूरत थी, आपके इन्वेस्टमेंट को सही दिशा की जरूरत थी, जो हमने देने की कोशिश की है। अगर आप और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें वापस से आप व्हाट्सएप कीजिएगा। फिलहाल मुझे आगे बढ़ना होगा। प्रशांत सुमन मेरे दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रशांत। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैम, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोलता हूँ। अच्छा बताइए, आपका पोर्टफोलियो है मेरे पास। DSP का टैक्स सेवर, बंधन का टैक्स एडवांटेज, ICICI का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, ICICI का US ब्लू चिप है और PGIM का फ्लेक्सी कैप है। और 10 से 12 साल में आपको 1 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा करने हैं। यही सवाल कुछ इसमें और ऐड करना है? मैम, इसमें मैं पिछले 2-3 साल से इन्हीं फंड्स में मैं मतलब जुड़ा हुआ हूँ, लगातार SIP कर रहा हूँ। तो अगले 10 से 12 साल के लिए मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, किसी में मतलब कुछ एडजस्टमेंट कोई ट्वीट करना है या नहीं करना। चलिए,
तो सबसे पहले तो हेमंत जी से पूछ लेते हैं कि निवेश की राशि क्या पर्याप्त है? अगर 10 से 12 साल में 1 करोड़ किसी को चाहिए हो तो अप्रोक्सीमेट कितने की आपको निवेश राशि रखनी चाहिए हर महीना? देखिए कविता, उन्होंने समय कहा है 10 से 12 साल, अगर मैं 12 साल भी मान के चलता हूँ, क्योंकि अच्छा लंबा समय है, तो हम 12% एनुअल रिटर्न मान के चलें, तो इनका जो टारगेट है 1 करोड़, वहां तक पहुंचने के लिए इनको 30,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी है। इनकी जो अभी इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 है, तो जाहिर है कि काफी गैप है कितना उनको इन्वेस्ट करना है, और जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो 17,000 से उनको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी। ऑफकोर्स दूसरा तरीका ये है कि अगर वो एक साथ ऐसे नहीं बढ़ा सकते, तो जिसको हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, वो हर साल अगर तकरीबन 20% से अपनी एसआईपी बढ़ाएं, अगर उनके लिए वो कन्वीनियंट है, अगर वो पॉसिबल है, तो वो भी एक तरीका है कि उसको वो फॉलो करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो या तो 17,000 एसआईपी अभी बढ़ाइए, या फिर आप 20% से अगर अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो जहां तक टारगेट का सवाल है, कुछ चेंजेस डेफिनेटली मैं चाहूंगा पोर्टफोलियो में इनको करने चाहिए, मेरी सलाह है। जैसे डीएसपी टैक्स सेवर है, तो मुझे लगता है बंधन टैक्स सेवर एक बेटर ऑप्शन रह सकती है। पीजीएम फ्लेक्सी कैप की जगह अगर वो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड देखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। और स्मॉल कैप में अगर आपको एक फंड देखना है, तो मुझे लगता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एक बेटर फंड है। तो कुछ चेंजेस करें पोर्टफोलियो में, फिर आपकी एलोकेशन ओवरऑल ऐसी है कि उसी में ही आप रकम को बढ़ा सकते हैं। वो दोनों में से फैसला आपको लेना है कि आप एक साथ 17,000 बढ़ाएंगे, या अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपको लगता है 20% भी आप नहीं कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आपकी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उसको आप बढ़ाइए। इतना लंबा समय आप अपने आप को देंगे बढ़े हुए पैसे के साथ अपना पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए, उतना ही आप अपने लक्ष्य के नजदीक कर। ऑलराइट प्रशांत, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये बदलाव जो आपको सुझाए गए हैं वो करने की सलाह। हम आगे बढ़ेंगे और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताइए, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? कविता, मैं कहना चाहूंगा सभी इन्वेस्टर्स को, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि इन्वेस्ट करने से पहले एक रोड मैप बनाइए। वो इसलिए जरूरी है, कभी कभी क्या होता है, हम अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस थोड़ा जल्दबाजी में शुरू करते हैं, तो ठीक तरीके से ना तो अपने गोल्स को समझ पाते हैं, ना कितना पैसा इन्वेस्ट करना वो समझ पाते हैं, कैसी एसेट एलोकेशन वो नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में समय लगाइए, एक रोड मैप बनाइए, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करेंगे तो दो चीजें होंगी। देखिए, एक तो आपको पूरा रास्ता मिलेगा कि कहाँ कैसे आपको जाना है, और जब जब आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तभी आपको पता चलेगा मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। और इसमें एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कि चाहे वो अपनी पर्सनल सिचुएशन हो या मार्केट फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर से अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक क्लैरिटी के साथ एक रोड मैप बना के, जैसे हम कहते हैं हमेशा, गोल्स को डिफाइन करके, लक्ष्य बना के, उस तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए। जल्दबाजी में इन्वेस्ट मत कीजिए, जल्दी शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। थोड़ा सा सोच के समझ के प्लान करके करेंगे तो काफी फायदा आपको लॉन्ग रन में अपने पोर्टफोलियो से होगा। देखिए, हर चीज जहां पर आप अपने पैसे खर्च करते हैं तो अच्छी रिसर्च करते हैं, तो जब आपकी मेहनत की कमाई की बात आती है तो उसमें जल्दबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हेमंत जी आपने समय निकाला इतने विस्तार से आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए, इसी के साथ हम भी शो को समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह जैसे कि मैं स्क्रीन पे छोड़ जाती हूँ हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। अपने सवाल, जो कि अगर म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हो, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कोई सवाल हो, टैक्स का कोई पेज हो, या लोन को चुकाने को लेकर कोई रणनीति हमारे एक्सपर्ट से आप चाहते हैं, तो अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पर 9619873567। और चाहें तो यूट्यूब पर अगर हमारे शो को देखते हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और विस्तार से अपने सवाल जो है यूट्यूब पर डाल दीजिए। यूट्यूब पर अगर नंबर आप साझा नहीं कर पाए तो वो नंबर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, लेकिन आपके सवालों का इंतजार रहेगा, क्योंकि यही एक लौता शो है जहां पर हम करते हैं आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।